हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी आप लोगों की शानदार तरीके से स्टार्ट हो चुके हैं पांडे जी टेक्निकल 2.0 चैनल पे। आज मैं आप लोगों को पहले वीडियो के माध्यम से एटलीस्ट ये बताना चाहता हूं कि जो मोटी मोटी किताबें आप लोग पढ़ते हैं ना सेमेस्टर एग्जाम में, उसमें से मैं आपको ये बताऊंगा। आज पहला वीडियो अप्लाइड केमिस्ट्री का होगा और मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर के और चैप्टर नंबर लास्ट तक आपको क्या क्या पढ़ना है, किन चीजों को पढ़ना है, किन चीजों को आपको पूरी तरीके से छोड़ देना है जो कि सेमेस्टर एग्जाम में नहीं आती है। दिसंबर में आपका पेपर है दोस्तों, तो अपनी तैयारी को बिल्कुल शानदार बनाए रखें। दिसंबर में ही आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होता है हमेशा से, तो आप लोग की तैयारी पांडे जी टेक्निकल 2.0 चैनल पर धमाकेदार तरीके से तो होती ही रहेगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आप पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे दोस्तों आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का क्रैश कोर्स दिख जाएगा। और फर्स्ट सेमेस्टर के क्रैश कोर्स की जब आपने फीस है वो हमने 299 रुपए कर दी है। इसी में आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन पे। फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विषयों की तैयारी आप लोगों की हो जाती है और मिल जाती है। अब मैं आपको नेक्स्ट जो बताने वाला हूं वो क्या है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के जो पहला लेक्चर है ये स्टार्ट करने वाले हैं हम अप्लाइड केमिस्ट्री से, ठीक है। और हमेशा की तरह दोस्तों मैं आपको क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि अप्लाइड केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ना कौन कौन सी चीजें हैं, क्योंकि पढ़ने को अगर आप पढ़ें तो पूरी किताब खत्म नहीं होगी, फरवरी मार्च तक आ जाएगा। लेकिन चूंकि हमारा मकसद ये है कि हम सेमेस्टर एग्जाम को भी पास कर लें और इसके अलावा हमारा अच्छा खासा परसेंटेज भी बन जाए, तो हम चैप्टर नंबर 1 से दोस्तों चलेंगे और मैं आपको एक एक करके सारी चीजें लिख करके बता दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ताकि आपके पास यह याद रहे कि हमें जब भी केमिस्ट्री पढ़ना है तो हमें ध्यान रखना है कि मात्र इन्हीं चीजों को हमें पढ़ना है, ताकि हम जो है कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अंक ला सके। पहले टॉपिक से चलेंगे दोस्तों, परमाणु संरचना और आवर्त सारणी में मैं आपको बताऊं क्या क्या पढ़ना है, तो पहले ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। आपको इसमें सबसे पहली जो चीज पढ़नी है ना वो ये पढ़नी है दोस्तों आपको क्वांटम संख्या, ठीक है। क्वांटम संख्या अब मैंने एक टॉपिक लिख दिया, ओके। अब क्वांटम संख्या क्या होती है, चारों प्रकार के क्वांटम संख्याएं आप लोगों से पूछा जाता है। अगर क्वांटम संख्या निकालने के लिए पूछा जाएगा तो वो 1 नंबर में पूछा जाएगा, और क्वांटम संख्या की जब परिभाषा पूछी जाती है तो वो 2 नंबर में पूछी जाती है। 4 प्रकार के क्वांटम संख्या होती है, चारों की परिभाषा याद कर लीजिएगा। एक टॉपिक आपका तैयार हो गया, फिर चाहे वो 2 नंबर में आए या 1 नंबर में आए आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। पूरी किताब दोस्तों पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूं मैं पूरे आप लोगों की किताब से ही चुन चुन करके इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत ना आए, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को दोस्तों नेक्स्ट जो चीजें पढ़नी है वो है आप लोगों का, यहां से नोट कर लीजिएगा, काफी सुंदर हैंडराइटिंग में मैं अपने लिख रहा हूं कि आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है किस पर आधारित होती है, आधुनिक आवर्त सारणी से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का समस्थानिक तथा संभारित से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आधुनिक आवर्त सारणी वाला जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो हमेशा आपसे ये चीज पूछा जाएगा कि आप बताइए कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है मेंडलीव के आवर्त सारणी से किस प्रकार से अलग होती है, ठीक है। चीजें इस तरीके से ही आप लोगों की पूछी जाती हैं, ओके। इसके अलावा आपसे जो पूछा जाता है वो होता है दोस्तों आपका डी ब्लॉक के, चूंकि ये इंटरमीडिएट का भी काफी शानदार प्रश्न है कि डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य गुणधर्म बताइए कि कौन कौन से गुणधर्म का ये पालन करते हैं, ठीक है। कौन आप लोगों का, तो डी ब्लॉक के तत्व। आपका फोकस रहना चाहिए कि आधुनिक आवर्त सारणी का नियम याद होना चाहिए कि किस पर आधारित होता है। सेकंड चीज जो आप लोगों को याद होनी चाहिए वो आपका मेंडलीव का याद होनी चाहिए, यह मेंडलीव से किस प्रकार से भिन्न होता है, क्वांटम संख्याएं क्या होती है, आफबाउ का नियम क्या होता है। ये छोटे छोटे चीज जो है दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब मैं जो बोल रहा हूं ये है दोस्तों आप लोगों का आफबाउ का नियम। अगर ये 4 चीज आपको आता है ना तो आप इतनी चीजें समझ करके रखिए कि आप लोगों का जो पहला वाला चैप्टर है जो कि आप लोगों का है आवर्त सारणी तथा परमाणु संरचना और आवर्त सारणी, जिसको चैप्टर नंबर 1 कहा जा रहा है, कई सारी
किताबों में परमाणु संरचना को अलग स्थान मिला है, कई सारे में आप लोगों का परमाणु संरचना और आवर्त सारणी बिल्कुल एक ही में पूछा गया है। लेकिन आपको जो है जितना मैंने बता दिया, इससे अधिक के क्वेश्चंस आप लोगों के इस वाले चैप्टर से नहीं पूछे जाएंगे। मतलब पहला चैप्टर अगर आपको पढ़ना है दोस्तों तो मात्र आपको इन 4 चीजों के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों हम धीरे से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब वो है आप लोगों का रासायनिक बंध। ठीक है, रासायनिक बंध से आपको क्या पढ़ना है, कितनी चीजें पढ़नी है, पहले आप ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों का बताता हूं। 3 प्रकार के बंध, जिनमें से एक प्रकार का बंध पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पूछा जाएगा। ठीक है, और उदाहरण सहित आपको उस बंधों के बारे में स्पष्ट करना होगा। जैसे कि आप लोगों को मैं तीनों प्रकार के बंध को लिख देता हूं। ठीक है, पहला है दोस्तों आप लोगों के पास ये बंध है आप लोग का वैद्युत संयोजी बंध, जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के पास जो सेकंड आपके पास निकल के आता है वो होता है आप लोगों का सहसंयोजक बंध। ठीक है, एक आपका वैद्युत संयोजक बंध हो गया, दूसरा आपके पास सहसंयोजक बंध हो गया, और तीसरा आपके पास हो गया दोस्तों, इसी में दोस्तों आप लोगों का एक टॉपिक निकल के आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसके अलावा आपका निकल के आता है उपसहसंयोजक बंध, जिसमें आपका साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है वो एक ही परमाणु के द्वारा शेयर किया जाता है। ठीक है, इन 4 प्रकार के बंध में आप लोगों का 5+1 यानी कि 6 नंबर छुपा हुआ है। अगर आपका एक साल वैद्युत संयोजी बंध पूछा गया है तो अगले साल सह संयोजी बंध पूछा गया है, तो उसके बाद आपका हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा गया है। लेकिन जो चीजें पूछी गई हैं वो आपका प्रॉपर डेफिनेशन के साथ पूछी गई हैं और प्रॉपर एग्जाम्पल के भी साथ आपकी पूछी गई हैं। तो ये चीजें आपको मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है ये समझ गए होंगे, और इसमें अब इससे ज्यादा चीजें दोस्तों आप लोगों को नहीं पढ़नी है। ठीक है, संकरण वैसे आप लोगों का सिलेबस में तो है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि बहुत अधिक संकरण से पूछता नहीं है, तो टाइम आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे वेस्ट आप अपना नहीं करना है। ठीक है, काफी सारे लोग जो है ये टाइम को वेस्ट करने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन नहीं, इसमें बस आप एक चीज और पढ़ लेंगे अगर, और वो है आप लोगों का संयोजकता का, ठीक है, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ये जो चीजें हैं दोस्तों अगर आपने ये पढ़ लिया तो फिर आप समझ के चलो कि आपका काम हो जाएगा, और इससे अधिक आप लोगों का केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर से नहीं पूछेगा। ठीक है, गारंटी ये नहीं पूछेगा। मैं इस बात के बारे में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम जो है कंटिन्यूअसली कई सालों से पढ़ा रहे हैं, तो इस बात का हमें एनालिसिस है कि कौन सी चीजें आप लोगों की सेमेस्टर एग्जाम में पूछी जाएंगी, कौन सी चीजें आपसे सेमेस्टर एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये चीजें आपने समझ लिया बेटा। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब इससे अधिक दोस्तों आप लोगों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों हम लोग द्रव की अवस्थाओं पे। कई सारे लोग पूछते हैं कि इसमें से आप लोगों का बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि इसमें जो है आप बहुत चीजें नहीं पढ़िएगा, बस आप जो है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ लीजिएगा। डेट्स ऑल, यहां से अब क्वेश्चन नहीं आता है तो हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और जो हमारा पांडे जी टेक्निकल चैनल पे आप लोगों को चीजें पढ़ाई जाती हैं वो सारी की सारी चीजें पांडे जी टेक्निकल वाली सेमेस्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से आपकी इंपॉर्टेंट है। प्लस जो पांडे जी टेक्निकल ऐप पे आपको मिलेगा जो कि 299 के प्राइस पे मिलता है, उसमें सारे सब्जेक्ट दोस्तों आप लोगों के ऑलरेडी मिलते हैं, जिससे कि आप लोगों की कंटिन्यूअसली हेल्प हो पाती है। ठीक है, अब इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। अब हम सीधे आते हैं दोस्तों ईंधन पे। यहां से मैं आपको 2 नंबर के भी क्वेश्चन बताऊंगा, यहां से मैं आपको 5 नंबर के भी क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है दोस्तों यहां पे आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम बता देते हैं कि आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहां से ये रहता है दोस्तों आप लोगों का कि ईंधन क्या होते हैं। ठीक है, ईंधन क्या होते हैं, ये पहला क्वेश्चन रहता है।
और सेकंड इसी में आप लोगों का जुड़ के आएगा, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है कि अच्छे ईंधनों की, ठीक है, यानी जिसको हम गुड फ्यूल कहते हैं, अच्छे ईंधन की विशेषताएं बताइए। ठीक है, ईंधन क्या होते हैं और अच्छे ईंधन की आपको क्या बताना है, विशेषताएं बताना है कि अच्छे ईंधन की विशेषताएं बताइए। आपको याद रखना है कि ये चीजें, ये क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि 5 नंबर में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हर साल कोई नहीं रोकता है और हर साल का गारंटेड क्वेश्चन है कि पूछा ही जाएगा। नहीं पूछने का तो दोस्तों कोई सवाल ही दोस्तों आप लोगों का नहीं आता है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जिसको आप नोट कर लीजिएगा, यह है आप लोगों का ऑक्टेन संख्या तथा सीटेन संख्या, जो कि आप लोगों से इसका परिभाषा पूछा जाता है। इसके बारे में आपको बहुत अधिक स्टडी नहीं करनी है, लेकिन आपको जो है इनका परिभाषा मालूम होना चाहिए। 2 नंबर के बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है। अब आपको याद रखना है कि 2 नंबर के क्वेश्चन और ऊपर वाला क्वेश्चन, ठीक है, आप लोगों का छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना। इसके अलावा आप लोगों से जो इसमें बहुत अधिक पूछता है वो होता है दोस्तों आप लोग का कोल गैस। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक आप लोग इसमें एक ईंधन के बारे में डिटेल अगर स्टडी करना है, कोल गैस पढ़ लीजिएगा, बस हो गया। ईंधन से इससे ज्यादा दोस्तों क्वेश्चन मत पढ़िएगा, क्योंकि यही आएंगे। मैं लिख करके दे रहा हूं, आप किसी भी साल के पेपर को मिला लीजिएगा तो क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं पूछे गए हैं। ठीक है ना। अब हम स्नेहक पे आते हैं दोस्तों। स्नेहक से क्या पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक भी बता देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्नेहक क्या होते हैं। ठीक है, सेकंड आप लोगों को बताना है कि स्नेहकों की विशेषताएं बतलाइए। ठीक है, स्नेहकों की विशेषताएं बताइए कि क्या इनकी विशेषता होती है। ठीक है, स्नेहक मतलब आप लोगों का होता है दोस्तों लुब्रिकेंट, जो कि आप लोग जानते हैं ये लुब्रिकेंट क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये चीजें आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, आदर्श स्नेहक के गुण वैसे अब तो बहुत कम पूछा जा रहा है, लेकिन आप लोगों से ये चीजें भी पूछी जाती है, इनके गुण भी तैयार कर लीजिएगा। स्नेहक में ज्यादा टॉपिक नहीं है तो इसलिए इस पे आप ज्यादा टाइम मत दीजिएगा। ठीक है, अब जो आता है चैप्टर वो है आपका जल। तो जल के प्रकार, सबसे पहले आप लोगों को यहां से शुरू करना है। कठोर जल क्या होता है, कठोर जल के क्या प्रकार होते हैं, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का दोस्तों ये 2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जाता है। एक एक डेफिनेशन अगर आप दे देंगे काम आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक जो आपका क्वेश्चन है ना वो इसी चैप्टर से आता है कि जल की कठोरता से आप क्या समझते हैं और जल की कठोरता। ठीक है, जो वाटर की हार्डनेस होती है, जो जल की कठोरता होती है, इसको परिभाषित करने के लिए पूछता है। और जल की जो अस्थाई और अस्थाई दोनों प्रकार की कठोरता होती है, ये चीजें भी दोस्तों आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे घरेलू जल हैं, घरेलू जल को, ठीक है, घरेलू जल को रोगाणु रहित, घरेलू जल को रोगाणु रहित करने के उपाय आपसे पूछे जाते हैं। जल की कठोरता हो गई, जल की कठोरता हो गई, इसके अलावा घरेलू जल को रोगाणु रहित करने के क्या उपाय हैं, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों से जो तीसरा यहां से इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो होता है आप लोगों का बीओडी एंड सीओडी। आप लोगों का क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। ठीक है, ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं जल में। और आपसे एक और पूछी जाती है कि बॉयलर में, बॉयलर वाला क्वेश्चन भी आता है, बॉयलर में पपड़ी क्यों पड़ जाती है। ठीक है, बॉयलर में पपड़ी क्यों पड़ जाती है, ये क्वेश्चन भी आपसे दोस्तों पूछा जाता
है। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट।